हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे लिफ्ट की मोशन की, है ना, कि लिफ्ट कैसे मोशन करती है, कैसे गति करती है, इसकी अपन बात कर रहे थे। तो हमने क्या देखा था कि जब लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर की तरफ अगर वो गति कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा, अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ ही होगा जो उसका और ये कैसा होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि लिफ्ट जो है वो वास्तविक में मूव तो कर रही है ना, ऊपर की साइड कर रही है, तो ये इसका कैसा एक्सेलरेशन होगा, एक्चुअल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, फिर जो आभासी त्वरण होता है ना, या आभासी बल होता है, हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। तो जो बंदा लिफ्ट में बैठा हुआ है उस पर दो फोर्स काम करेंगे, एक तो एक्चुअल ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा और एक इस गति के विपरीत दिशा में जो आभासी त्वरण है ma0। तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, अपोजिट, है ना, एक दूसरे की दिशा में हो जाएंगे, सेम दिशा में हो जाएंगे, ma0 और mg। इसलिए हमने दोनों को क्या कर दिया, ऐड। मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ सिर्फ मैं, ठीक है। इसलिए जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जाती है तो बाहर में यानी कि वेट में थोड़ी सी इंक्रीमेंट महसूस होती है। समझ में आ गई। फिर हम बात कर रहे थे कि जब लिफ्ट नीचे आती है तो क्या होता है, ठीक है। तो जब लिफ्ट नीचे आएगी तो क्या होगा कि लिफ्ट का जो एक्चुअल एक्सेलरेशन होगा लिफ्ट की मूवमेंट की वजह से, वो कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। तो जो आभासी लगेगा वो कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो जो बंदा लिफ्ट में बैठा हुआ है उस पर उसके वेट की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो तो अभी भी नीचे ही लगेगा, लेकिन ये जो लगेगा आभासी वो कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। इसलिए एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसलिए जब भी लिफ्ट ऊपर से नीचे आती है तो भार में या वेट में या वज़न में थोड़ी सी कमी महसूस होती है। ठीक है, इसको हमने समझ लिया था, अब हम इसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे व्हेन लिफ्ट इज मूविंग along डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, नीचे की ओर गति करती है, देन एट द पर्सन present in the lift feels two forces, है ना, कौन कौन से, फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कहाँ होगा, डाउनवर्ड ही होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, डाउनवर्ड होगा नीचे की तरफ। एंड द सेकंड, फर्स्ट ग्रेविटेशनल, सेकंड स्यूडो फोर्स, ये कहाँ होगा, अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ। तो एक नीचे की तरफ लगता है, एक ऊपर की तरफ महसूस होता है उसको। देयरफॉर रिजल्टेंट, या तो आप रिजल्टेंट कह दो या इफेक्टिव वेट कह दो, रिजल्टेंट या इफेक्टिव वेट जो भी पर्सन का होगा वो कैसे निकलेगा, mg माइनस ma0, क्योंकि ज़्यादा कौन है, ज़्यादा वहाँ है जहाँ हम मूव कर रहे हैं, हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो नीचे का बल ज़्यादा है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, तो mg माइनस क्या करेंगे, ma0 करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो g माइनस a0। तो जब भी लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी तो भार में या वेट में कुछ कमी महसूस होती है। तो हम लिख देंगे दिस इज़ द रीज़न why there is decrease in weight of a particular person when this will move along downward डायरेक्शन इन अ लिफ्ट। समझ में आ गई। तो जब वो लिफ्ट में नीचे की तरफ, नीचे की दिशा में गति करता है कोई भी पर्सन, तो उस कंडीशन में उसको अपने भार में कुछ कमी महसूस होती है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट जो थर्ड और लास्ट केस जो है इसका, वो है जब लिफ्ट
क्या हो, फ्रीली फॉल करने लग जाए, मूव करने लग जाए, गिरने लग जाए फ्रीली, तो क्या होगा? तो थर्ड केस आपका क्या हो जाएगा? नंबर थर्ड केस क्या होगा? जब लिफ्ट आपकी क्या हो, गिरने लगे, ठीक है। तो थर्ड केस क्या हो जाएगा? इफ लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, है ना। तो अगर वो गिरने लग जाए, मतलब ना तो वो नीचे जा रही है, क्योंकि जब वो नीचे जा रही थी तो वो किसी मोटर या किसी कंट्रोलर के कंट्रोल में थी, लेकिन अब लिफ्ट क्या टूट गई है, गिर गई है, अब वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, आप उसे रोक नहीं सकते, आप उसे पकड़ नहीं सकते, ठीक है, किसी भी तरीके का कुछ बटन नहीं दबा सकते, कुछ काम ही नहीं कर रहे बटन, कई बार लिफ्ट ख़राब हो जाती ना, तो वो लिफ्ट या तो स्टक हो जाएगी, अटक जाएगी, या फिर वो क्या करेगी, टूट गई है, उसका कनेक्शन सारे टूट गए हैं और वो नीचे की तरफ गिर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है, लिफ्ट इज़ फॉलिंग फ्रीली। तो क्या होगा? अगर लिफ्ट फ्रीली फॉल करेगी, दैट मीन्स कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन, जो अभी हम बार बार दिखा रहे थे ना, ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन शो कर रहे थे, नीचे जा रही थी तो हमारे पास कंट्रोल्ड एक्सेलरेशन था, ठीक है, हमारी मर्जी से हम लिफ्ट को ऊपर नीचे तेज़ी से या धीरे धीरे लेके जा सकते हैं, तो ये हमारे कंट्रोल में था, नीचे जा रही थी या ऊपर जा रही थी तो हमने ए नॉट से शो किया था। लेकिन अगर कोई लिफ्ट गिरने लग जाए नीचे, तो उस केस में उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ या कोई भी पत्थर या कोई भी ऑब्जेक्ट मैं ऊपर वाली छत से या ऊंचे वाले फ्लोर से नीचे फेंकती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? वो पत्थर फ्रीली फॉल करेगा और वो किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन से करेगा, उस पर कोई कंट्रोल तो है नहीं। समझ में आ गई? तो जब भी लिफ्ट ऊपर से नीचे फ्रीली फॉल करेगी, तो जो उसका एक्सेलरेशन होगा, जो हम बार बार ए नॉट से शो कर रहे थे नीचे या ऊपर जाते वक्त, अब वो किसके बराबर होगा? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के बराबर, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा देखते हैं। व्हेन लिफ्ट मूव्स फ्रीली, ठीक है, मूव्स फ्रीली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब वो मूव नहीं कर रही, दरअसल वो गिर रही है, फॉलिंग, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, acceleration of lift is just equal to the gravitational acceleration, ठीक है। यानी कि इस कंडीशन में जो लिफ्ट का त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई? देयरफॉर जो ए नॉट है वो किसके बराबर हो जाएगा? जी के बराबर। तो जब लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही थी तो जो इफेक्टिव वेट था वो एम जी माइनस एम ए नॉट था। अब अगर ये जी इक्वल टू ए नॉट हो जाएगा तो एफ की वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि ये कहलाती है, जब वेट ज़ीरो हो जाएगा तो उसको कहते हैं भारहीनता की अवस्था या फिर ज़ीरो वेट कंडीशन कहलाती है ये, ठीक है। और पेपर में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि लिफ्ट में किसी व्यक्ति की या किसी भी व्यक्ति की या किसी भी ऑब्जेक्ट की भारहीनता की अवस्था को समझाइए, ठीक है। यानी कि ज़ीरो मास स्टेट को या ज़ीरो वेट स्टेट को या ज़ीरो वेट कंडीशन को समझाइए, तो वो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। समझ में आ गई? हालांकि वो बाकी के दो केसेस भी पूछ सकता है, लेकिन ये स्पेशली पूछी जाती है। समझ में आ गई? तो हम लिख सकते हैं, नंबरिंग डाल दो आप, इसको आपने 1 डाल दो, ऊपर गए थे जब हम नीचे आए तो उसको 2 डाल देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय इक्वेशन 2 इफेक्टिव वेट कितना मिलेगा हमें? इफेक्टिव वेट एफ कितना मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा कि नहीं? कहाँ से? समीकरण नंबर 2 से। जी ए नॉट के बराबर हो जाएगा तो वेट ज़ीरो, तो ये कहलाती है भारहीनता की अवस्था। दिस इज कॉल्ड स्टेट ऑफ मासलेस, ठीक है, या फिर वेटलेस स्टेट कहलाती है, ठीक है। तो ये कहलाती है भारहीनता की अवस्था, हिंदी में बोलते हैं भारहीनता
भारहीनता की अवस्था। बात समझ में आ गई। तो ये ऐसे डायरेक्ट नाम से पूछा जाता है कि भारहीनता की अवस्था को समझाइए। तो आपकी लिफ्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है। लिफ्ट के आपके तीनों केसेस कंप्लीट हो गए हैं कि जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो किस तरह से मूव करेगी, नीचे आएगी तो किस तरीके से मूव करेगी, फ्रीली फॉल करेगी तो किस तरीके से मूव करेगी। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, अब नया टॉपिक ही शुरू कर देते हैं। ये तो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है ना। न्यूमेरिकल अभी ऐसे कुछ बनते नहीं है। न्यूमेरिकल बनेंगे आपके कोरियोलिस फोर्स पे, एक दो ही बनेंगे, ज़्यादा नहीं है। तो अब हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है घूर्णी निर्देश तंत्र। नेक्स्ट टॉपिक है आपका घूर्णी निर्देश तंत्र या रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसी के अंडर में हम पढ़ेंगे एक नया फोर्स जिसका नाम है कोरियोलिस फोर्स। डबल एल है ना, कोरियोलिस फोर्स यानी कि कोरियोलिस बल। तो हम सबसे पहले देखेंगे देखो भाई, अभी तक हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, गैलीलियन पढ़ा है, लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी हमारा फ्रेम रोटेट नहीं हो रहा था। फ्रेम जो है वो ट्रांसलेट ही हो रहा था। जो दूसरा फ्रेम था एस डैश फ्रेम, वो ऐसे रिलेट कर रहा था, मतलब ऐसे वो मूव कर रहा था, किसी भी डायरेक्शन में कर रहा हो, एक्स में, वाई में, जेड में, लेकिन उसकी मोशन जो थी वो ट्रांसलेशनल ही थी, यानी कि स्थानांतरित गति थी, वो एक जगह से उठकर दूसरी पर जा रहा था। लेकिन अब की बार फ्रेम्स जो है अपनी ही जगह पर फिक्स रहेंगे, लेकिन एक फ्रेम तो अभी भी, जो एस फ्रेम है वो अभी भी अपनी ही जगह पर रहेगा, लेकिन जो दूसरा फ्रेम होगा आर, उसको हम देंगे नाम आर, रोटेटिंग फ्रेम। वो क्या करेगा, वो अपनी ही जगह पर वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। जो भी वस्तु या जो भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है वो रहता तो अपनी जगह पर है, लेकिन वो क्या करता है, अपनी ही जगह पर एक एक्सिस के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको समझिए पहले कि मेरे पास फिर से दो फ्रेम है, एक है एस फ्रेम और दूसरा है एस डैश फ्रेम। ठीक है, सॉरी, दूसरा है आर फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम। तो ये मेरे पास एस फ्रेम है, इसके तीन एक्सेस होंगे, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। इसका है ओरिजिन ओ और कोई है पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। फिर एक दूसरा फ्रेम और है ना, ये जो दूसरा फ्रेम है ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको डैश डैश से दिखाया है। ये दूसरा फ्रेम है जिसका नाम है आर फ्रेम, ये इसकी एक्सेस होगी वाई डैश, ये उठ करके यहाँ आ जाएगी जेड डैश और ये चली जाएगी। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना डायग्राम बनाने में। जब एक एक्सिस यहाँ से यहाँ जाएगी तो वाई यहाँ से यहाँ जाएगी और जेड यहाँ से नीचे जाएगी। कई बच्चे क्या करते हैं, एक्स को यहाँ उठा देते हैं, वाई को उठा देते हैं, जेड को यहाँ उठा देते हैं। अरे भाई, जेड के इधर नहीं रोटेट कर रहा वो, या तो वो इधर ही रोटेट करेगा, पूरा इधर जाएगा, या फिर इधर जाएगा। मैंने कैसे ले लिया कि रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ओमेगा से रोटेट कर रहा है सपोज करो, तो ये एंगल कितना कवर करेगा, यहाँ से एंगल करेगा, यहाँ से भी इस डायरेक्शन में ही करेगा। देखो, इधर, इधर और इधर ऐसे रोटेट करना चाहिए। ये नहीं कि ये दो तो इधर दिखा दिए और फिर ये अगला जो है इधर दिखा दिया, ऐसे नहीं। पूरा डायग्राम गलत है, मेरी जैसी तो पूरा काट के 0 नंबर दे देगी। ठीक है, क्योंकि गलत है, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट में ही दिक्कत है, भले ही पूरा डेरिवेशन आपने सही कर दिया हो। ठीक है, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि अगर एक्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है या डिस्प्लेस हो रहा है तो वाई भी तो उसी डायरेक्शन में करेगा, जेड भी तो उसी डायरेक्शन में करेगा। जेड आगे कैसे चला जाएगा, मैंने खुद देखा है ये कईयों की कॉपी में। ठीक है, तो कॉमन सेंस लगाओ, नकल में अकल चाहिए होती है थोड़ी सी। दूसरी बात, दूसरा इसमें ध्यान क्या रखना है, जितना आपने उठा दिया उतना ही इसको उठाओ, उतना ही इसको उठाओ। हालांकि हम नाप नहीं सकते, लेकिन अंदाजे से तो थोड़ा बहुत ठीक ले सकते हैं। कई इसको तो कम दिखा देंगे, दूसरे को इतना दिखा देंगे, एंगल इतना सारा, ऐसे तीसरा यहाँ दिखा देंगे। मर्जी से कुछ भी बना रहे हैं, उनकी मर्जी है जो बना रहे हैं। कॉमन सेंस तो लगाना ही नहीं है ज़रा सा भी। अरे भाई, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है दूसरा फ्रेम, तो अगर यहाँ से 30 डिग्री या 20 डिग्री रोटेट हो रहा है तो यहाँ भी ऑलमोस्ट 20 आएगा, यहाँ भी ऑलमोस्ट 20। ये नहीं कि यहाँ 20 दिख रहा है, यहाँ पे 50 डिग्री कर दिया, यहाँ पे तो भाई 80 डिग्री कर दिया। ठीक है, तो जो दूसरा फ्रेम है आर फ्रेम, वो क्या कर रहा है, एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, मैंने कैसे दिखाया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। आप मुझे बता सकते हो कि ये एंगल कितना होगा, थीटा, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, टी टाइम में कितना एंगल कवर करेगा, ओमेगा टी, क्योंकि हम जानते हैं
ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी, और वो क्या होती है थीटा अपॉन टी। ठीक है, अगर वो टी टाइम में थीटा एंगल कवर कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी ही तो होगी। तो यही तो दिखाई है, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू करेंगे रोटेटिंग फ्रेम को, कि रोटेटिंग फ्रेम में फिर हम क्या निकालेंगे, पोजीशन की, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वेलोसिटी की, और फिर एक्सेलरेशन की। हमने गैलीलियन में निकाल ली, हमने ट्रांसफॉर्मेशन लॉरेंज में भी निकाल ली। तीसरा है रोटेटिंग, तो पेपर में ध्यान से देख लेना कि वो किस में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकलवाना चाह रहा है, वेलोसिटी में, पोजीशन में, एक्सेलरेशन में, किसके रेस्पेक्ट में, रोटेटिंग में, लॉरेंज में, या गैलीलियन में। ठीक है, इस पे आप खास ध्यान देना, ये नहीं कि बस ट्रांसफॉर्मेशन देख करके जो भी आता था वो शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसे नहीं करना। तो बाकी अपन डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।